नमस्कार, कैसे हो? मेरे हिसाब से शानदार, जानदार, लाजवाबदार सारे गुणों से भी लिप्त हो आप, क्योंकि घर बैठे हो, आराम से घर वाले सेवा कर रहे हैं, किसी चीज़ की कमी हो नहीं रही है। यहाँ रहते तो फिर भी जब तैयारी करते हैं तो रूम पे रह के रोटियाँ बनानी पड़ती है, समस्या रहती है। घर पे तो वो भी नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की अपन बात कर रहे थे। मैथ्स का बेसिक अपना कंप्लीट हो चुका था। आज अपन सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है, देखिए मैं पर्टिकुलर किसी बेच के अनुसार नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मुझे हर एक टॉपिक पढ़ाना पड़ रहा है। बाकी कई कंपटीशंस में टॉपिक है, कईयों में नहीं है, लेकिन जिसको गणित सीखनी है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और जो स्टैंडर्ड कंपटीशंस की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो सबसे बेस्ट चीज यही है, क्योंकि जैसे मान लो एसएससी बैंकिंग की कोई एग्जाम है, उसमें 50 क्वेश्चन का पेपर आता है, 50 में से 25 क्वेश्चन, आधे क्वेश्चन अकेले इस चैप्टर से आते हैं। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। लंबा चौड़ा टॉपिक है, लेकिन कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी शॉर्ट एंड स्वीट पूरा करवाने की। संख्या पद्धति, वैसे डे स्कॉलर बैच में तो जब मैं पढ़ाता हूं तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन समय की सीमाओं को देखते हुए अपन इसको थोड़ा सा जल्दी से जल्दी, लेकिन फिर भी मैटर पूरा करवाते हुए स्पीडली करने की कोशिश करेंगे। देखिए संख्या के बारे में मैं आपको बता चुका था। संख्या की 7 शब्द लिखा हुआ पद्धति, मतलब संख्याओं की आपस में क्रिया या संख्याओं से संबंधित समस्त गुणों को ध्यान में रखते हुए इस पर आधारित जितने क्वेश्चन जिस प्रकार से बढ़ सकते हैं वो सारे संख्या पद्धति के अंतर्गत आते हैं। पहला जो टॉपिक संख्या पद्धति है वो केवल संख्या और संख्याओं की संक्रियाओं को ही दर्शाता है कि संख्या पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, संख्याओं की संक्रियाओं पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। लेकिन अपन संख्या पर बनने वाले क्वेश्चन या संख्याओं पर संक्रिया लगाए उससे पहले अपन समझ लेते हैं संख्या कितने प्रकार की होती है, क्योंकि संख्या के प्रकार पढ़ने जरूरी है। संख्या तो अपन पढ़ चुके हैं, संख्या क्या होती है, अब बात करते हैं संख्या के प्रकार की। देखिए सबसे पहले जब संख्या के प्रकार की बात की जाती है और किसी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संख्या कितने प्रकार की होती है, तो लगभग सभी का आंसर आता है 2 प्रकार की होती है। लेकिन जब दोनों प्रकार पूछे जाते हैं कि वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं, तब उत्तर अलग अलग आते हैं। कई बताते हैं सम और विषम होती है, कई बताते हैं धनात्मक ऋणात्मक होती है, कई बताते हैं भाज्य और अभाज्य होती है, कई बताते हैं परिमेय और अपरिमेय होती है, कई बताते हैं साधारण और भिन्न संख्या होती है, कई बताते हैं साधारण दशमलव होती है, और कई ऐसे भाई लोग जिसको इसके बारे में अच्छी तरह से पता नहीं है, उनका दोष नहीं है, हो सकता है उन्होंने पहले सुना नहीं हो, वो क्या करते हैं जितने उनको नाम आते हैं वो सारे बता देते हैं। लेकिन वास्तविकता में संख्या के प्रकार पूरे नहीं है, ये भी सिस्टमेटिक इनका विभाजन होता है। हाँ, इसमें से एक बात आपकी बिल्कुल सत्य है कि संख्या 2 प्रकार की होती है, लेकिन होती कौन कौन सी है? संख्या मूलतः जो 2 प्रकार की होती है, शुरुआत में जब संख्या का विभाजन होता है तो जो 2 प्रकार की संख्या होती है उनमें से एक होती है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, जिसको R से प्रदर्शित करते हैं, और एक होती है काल्पनिक संख्या, जिसको I से प्रदर्शित करते हैं। इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। देखिए पहले एक बार मैं काल्पनिक संख्या समझा देता हूं, थोड़ा सा आप ध्यान दें। अगर मैं किसी एक संख्या का वर्गमूल करूं, जैसे यहां लिखा हुआ है 64 का आपको वर्गमूल करना है, तो 64 का वर्गमूल क्या होता है? आप सभी जानते हो, अपन कहते हैं 64 का वर्गमूल होता है 8। लेकिन अभी मैं कहूंगा, फिर आप सोचोगे कि यार ये भी हो सकता है 64 का वर्गमूल 8, ये बात तो सही है, लेकिन आधी अधूरी सही है। 8 होता है लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा 8। 64 का एक्यूरेट आंसर अगर आपको देना है तो होता है ±8। किसी भी संख्या का वर्गमूल धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, और इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि किसी भी संख्या के वर्गमूल का मतलब होता है उसके गुणा में 2 टुकड़े करना। वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणा करना, वर्गमूल का मतलब होता है उसके 2 गुणा में समान टुकड़े करना। मतलब अपने को 64 के 2 टुकड़े करने, पहला मैं लिख सकता हूं इसको +8 गुणा +8। 64 के दोनों टुकड़े दोनों समान है,
और वर्गमूल का मतलब होता है जिस किसी संख्या के दो गुणा में समान टुकड़े किए गए हैं उनमें से उसका एक टुकड़ा हमेशा वर्गमूल को परिभाषित करता है। इसके अनुसार 64 का वर्गमूल हो गया +8। लेकिन दूसरी बात, इस 64 को अपन -8 गुणा -8 भी लिख सकते हैं। सही बात, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 8 को 8 से गुणा करने पर 64 आ रहा है। दोनों समान टुकड़े हैं इसलिए इनमें से एक टुकड़ा इसका वर्गमूल होगा, वर्गमूल कहलाएगा -8। इस आधार पर 64 का वर्गमूल धनात्मक और ऋणात्मक दोनों है। किसी भी संख्या का वर्गमूल धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है, लेकिन फिर आप ये एक बात सोच रहे होंगे कि यार धनात्मक और ऋणात्मक दोनों है तो आज तक अपन तो धनात्मक ही लेते हैं, अपन ने तो 64 का वर्गमूल सीधा सीधा प्लस ही लिया। और इस सवाल का जवाब मैं आपको दे चुका हूं पहले। मैंने आपको कहा था चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। लेकिन अगर किसी संख्या के साथ लगे चिन्ह के बारे में कुछ भी न कहा जाए तो उसे सदैव धनात्मक ही माना जाता है। इसलिए 64 के शर्त नहीं दे रखी कि कौन सी शर्त है या किसके अनुसार वर्गमूल बताना है, तो अपने को 64 का वर्गमूल सीधा सीधा +8 ही लेना है। ये तो बात होगी साहब इसकी। जैसे 100 लिखा हुआ है, 100 का वर्गमूल होगा +10 या -10, लेकिन कुछ भी नहीं कहे तो क्या होगा +10। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे लिखा गया 121 का वर्गमूल, 121 का वर्गमूल हो गया +-11, लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूं -121 का वर्गमूल क्या होगा। मैंने संख्या ऋणात्मक लिख दी है, अगर धनात्मक होती तो कोई दिक्कत नहीं है, ऋणात्मक संख्या लिख दी। अब इसका वर्गमूल अपने को करना है। पहली बात तो आप ये सोचो वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल ज्ञात कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या के गुणा में दो समान टुकड़े अगर किए जाते हैं तो उनमें से एक टुकड़ा या एक संख्या उसका वर्गमूल कहलाती है। तो पहला तो काम अपना यह है कि इनके गुणा में दो समान टुकड़े करने हैं। 121 के टुकड़े हो गए 11 × 11। लेकिन अकेली संख्या के टुकड़ों से काम नहीं चलेगा, चिन्ह के भी टुकड़े करने पड़ेंगे। इन दोनों संख्याओं का गुणा आ रहा है ऋणात्मक, और आप सभी जानते हो दो संख्या को गुणा करने पर माइनस तब आता है जब दोनों के चिन्ह अलग अलग होते हैं, एक का प्लस और एक का माइनस। ये -121 के टुकड़े हो गए। अब बात अगर अपन वर्गमूल की करें तो वर्गमूल में दोनों संख्याएं तो समान है, इसलिए संख्याओं का वर्गमूल तो हो गया 11, लेकिन दोनों चिन्ह समान नहीं है। और कोई भी अगर किसी संख्या को दो अलग अलग टुकड़ों में तोड़ा गया है, वो दोनों टुकड़े अगर समान नहीं है तो उसका वर्गमूल संभव नहीं है। जैसे 4 का वर्गमूल 2 × 2 अपन लिखते हैं तो 2 वर्गमूल हो जाता है, लेकिन 6 को अपन 2 × 3 लिखते हैं, दोनों टुकड़े समान नहीं है, इसलिए 6 का वर्गमूल नहीं होता है। और आप जानते हो जिस किसी संख्या का जैसे 6 का वर्गमूल नहीं होता तो जिस संख्या का वर्गमूल नहीं होता उसके साथ अपन रूट लगाकर उसको ऐसा कैसा छोड़ देते हैं। इसलिए 121 का वर्गमूल हो गया 11, लेकिन माइनस का वर्गमूल नहीं हुआ। जिस संख्या का वर्गमूल नहीं होता है उसके ऊपर रूट लगाकर उसको छोड़ दिया। 3 का वर्गमूल अपन बताते हैं √3। माइनस का वर्गमूल अपन ने ऐसा कैसा लिख दिया क्योंकि इसका वर्गमूल होता ही नहीं। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं 1, क्योंकि किसी भी गणितीय इकाई के साथ एक हमेशा छिपा हुआ होता है। जहां कुछ भी नहीं होता है वहां एक जरूर होता है। जैसे अपन कहते हैं 5 अगर हटा देते हैं तो 5 को हटाने पर उसके स्थान पर 0 नहीं आता, 1 आता है, क्योंकि 5 के साथ 1 छिपा हुआ था। प्रत्येक गणितीय इकाई का निर्माण 1 से होता है। तो यहां पर लिख दिया -1। जैसे मैं लिखूं -169 का वर्गमूल, तो 169 का वर्गमूल तो गया 13, लेकिन इस माइनस का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए जिस संख्या का वर्गमूल नहीं हो रहा है उसके ऊपर अपन वर्गमूल का चिन्ह लगाकर ऐसा कैसा छोड़ देते हैं। इस आधार पर यह वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का विभाजन होता है। मतलब संपूर्ण गणित के इतिहास में आज तक जितनी भी संख्याएं बनी हुई है उनमें से सिर्फ ये केवल मात्र एक ऐसी संख्या है, कौन सी, √-1। ये केवल मात्र एक ऐसी संख्या है जिसका कोई निश्चित मान नहीं है, जिसका आगे कोई हल नहीं है। मतलब इसको आगे हल करना संभव नहीं होता है। इसलिए पूरे गणित के इतिहास में केवल √-1 केवल मात्र एक ऐसी काल्पनिक संख्या है। इसके अलावा दूसरी कोई काल्पनिक संख्या नहीं है, केवल एक ही काल्पनिक संख्या है। इसके अलावा सारी वास्तविक संख्याएं √-1 जहां है या जिस किसी संख्या के साथ √-1 लिखा हुआ है वो काल्पनिक है, बाकी सारी वास्तविक है। और इस √-1 को एक गणितीय संकेत से प्रदर्शित किया जाता है जिसे आयोटा कहा जाता है।
उदाहरण के तौर पर देखा जाए, जैसे मैंने लिख दिया -144 का वर्गमूल क्या होगा। तो पहली बात तो यह है 144 का वर्गमूल हो गया 12, माइनस का वर्गमूल नहीं होता इसलिए अपन ने लिख दिया √-1, 12 √-1 इसका वर्गमूल हो गया, या अपन इसको लिख सकते हैं 12 आयोटा। और अगर आपको कोई ये पूछे कि ये वास्तविक है या काल्पनिक है, तो काल्पनिक है। बात समझ में आ गई। और वास्तविक और काल्पनिक संख्या को अगर आपस में मिला देते हैं, उनको जोड़ते या घटाते हैं, तो वहां से हमेशा एक सम्मिश्र संख्या प्राप्त होती है। लेकिन ये टेक्निकल मैथमेटिक्स का पार्ट है, इससे अपना कोई सरोकार नहीं है। जैसे 3 + 2 आयोटा लिख दिया, तो इसमें ये वास्तविक है, ये काल्पनिक है, दोनों को जोड़ा गया है तो ये सम्मिश्र संख्या बन जाती है। लेकिन अभी अपन केवल वास्तविक और केवल काल्पनिक की बात कर रहे हैं। अपने अरिथमेटिक में केवल इतना ही आता है, दोनों को मिलाने पर टेक्निकल मैथ बनती है, उससे अपना कोई मतलब नहीं है। हाँ, 12 आयोटा आ रहा है, ये एक काल्पनिक संख्या। इसके अलावा सारी की सारी संख्याएं कहां से कहां, -अनंत से लेकर +अनंत तक की सारी संख्याएं वास्तविक होती है, सिवाय इसके। केवल एक ही संख्या काल्पनिक है, बाकी सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती है। मेरे हिसाब से आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं। जब ये संख्या केवल एक ही है तो इसका और आगे तो विभाजन हो ही नहीं सकता। केवल अगर एक ही है तो इसका और आगे तो विभाजन होना संभव ही नहीं है। अब बात करता हूं मैं वास्तविक संख्या की। ये तो केवल एक ही होगी। अब वास्तविक संख्या की बात करता हूं, तो वास्तविक संख्या के जब अपन विभाजन करते हैं तो आगे जाकर वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार की हो जाती है। और वो दोनों प्रकार जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक होती है इनमें से वास्तविक संख्या जो 2 प्रकार की होती है, इनमें से एक होती है परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझने की आप कोशिश करें। एक है परिमेय संख्या और दूसरी है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, पहले तो अपन बात करते हैं। किताबों में जो इसकी परिभाषा लिखी गई है, या फिर मान लो अपने को डायरेक्ट कभी एग्जाम में परिभाषा ही पूछ ली जाए, तो अपने को अगर परिभाषा पूछी जाए तो अपने को पता होना चाहिए इसकी परिभाषा क्या है। इसकी परिभाषा लिखी जाती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। और इसकी परिभाषा लिखी जाती है, सीधी सीधी इसकी विपरीत हो जाएगी, जिसे P/Q के रूप में न लिखा जा सके। यह होगी परिमेय और अपरिमेय संख्या। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि चलो P/Q के आधार पर अपन परिमेय संख्या का तो पता लगा सकते हैं, लेकिन P/Q के आधार पर अपन अपरिमेय संख्या का कभी भी पता नहीं लगा सकते। इसलिए इसकी एकदम नॉर्मल और समझने लायक परिभाषा आप याद रखें तो सीधी सीधी ये है, ऐसी गणितीय इकाई या ऐसी संख्या जिसका मान निश्चित है वो परिमेय संख्या कहलाती है, और जिसका मान निश्चित नहीं है वो एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिसका मान निश्चित है वो परिमेय संख्या कहलाती है, और जिसका मान निश्चित नहीं है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब इसको अपन 1 by 1 पढ़ते हैं। पहले मैं बात करता हूं अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है, उसके बाद में अपन परिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे। परिमेय संख्या लंबा चौड़ा पोर्शन है। इस परिमेय संख्या को समझने से पहले अपन को भिन्न संख्या के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भिन्न समझेंगे तभी परिमेय समझ में आएगी। उससे पहले एक बार के लिए शॉर्ट में अपन अपरिमेय संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? देखिए, अपरिमेय संख्या की परिभाषा है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और अपरिमेय संख्या को अगर समझना है तो फिर इसका मतलब यह है ऐसी संख्या जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता। देखो, शुरू से मैंने संख्या का विभाजन चलाया। संख्या मूलतः 2 प्रकार की होती है, वास्तविक और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या फिर 2 प्रकार की हो जाती है, जिनमें एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या की परिभाषा जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और अपरिमेय संख्या की परिभाषा है जिसे P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता। अपन बात अपरिमेय संख्या की कर रहे हैं। समझने के तौर पर इन दोनों की परिभाषाएं अलग अलग समझे तो ऐसी संख्या जिसका मान निश्चित होता है वो परिमेय संख्या, और ऐसी संख्या जिसका मान निश्चित नहीं होता है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब मान निश्चित और अनिश्चित का क्या मतलब है? देखिए, मैंने एक संख्या लिखी यहां √2, मतलब 2 का वर्गमूल। अब आप सभी जानते हो 2 का वर्गमूल होता है या नहीं होता है? आंसर है, सभी जानते हैं नहीं होता है।
मतलब इसका कोई निश्चित मान नहीं है। अपन ने कहीं पर देखा होगा √2 का मान लिखा जाता है 1.414, लेकिन इसके साथ भी अगला डॉट 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 लगाता है और इस डॉट डॉट का कोई अंत नहीं है, ये अनंत तक चलती है। मतलब इसका कोई निश्चित मान नहीं है, और जिस किसी गणितीय इकाई का मान निश्चित नहीं होता है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसी प्रकार √3 का भी वर्गमूल निश्चित नहीं है, इसलिए इसका मान बताया जाता है 1.732। इसके आगे भी डॉट 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 लिखा होता है, मतलब इसका मान भी निश्चित नहीं है, तो √3 भी एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। अगर इसके बाद में मैं लिखूं √4, अब आप सभी समझ रहे होंगे √4 का मान निश्चित होता है। √4 का मतलब वर्गमूल 4 का वर्गमूल होता है 2, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि इसका मान निश्चित है। इसके बाद √5, √6, √7, √8। अगर मैं लिखूं √9 तो 9 का वर्गमूल निश्चित होता है। निश्चित होता है इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या नहीं है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये सारी की सारी संख्या है, मतलब वो संख्याएं जिनका निश्चित वर्गमूल नहीं है, जिनका पूरा वर्गमूल नहीं हो सकता, वो सारी की सारी संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। और दूसरी बात, एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, ऐसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं होता है वे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाती है, और ऐसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल होता है वे पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे 16 का वर्गमूल होता है 4, तो 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 36 का वर्गमूल होता है 6, तो 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 100 का वर्गमूल होता है 10, तो 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन 1000 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए 1000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अपन दूसरी परिभाषा इसके रूप में यह भी कर सकते हैं कि वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है अपरिमेय कहलाती है। सही बात है। अगर इसको स्टेटमेंट के रूप में लिखें तो अपन लिख सकते हैं वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है अपरिमेय कहलाती है। सही बात है। इसी प्रकार ऐसी संख्याएं जिनका घनमूल नहीं होता, जैसे 2 का घनमूल नहीं होता, 3 का घनमूल भी नहीं होता, 4 का घनमूल भी नहीं होता, 5 का घनमूल भी नहीं होता, 6 का घनमूल भी नहीं होता, 7 का घनमूल भी नहीं होता, लेकिन 8 का घनमूल होता है। तो जिस संख्या का वर्ग घनमूल हो रहा है 8 का घनमूल होता है 2, और 2 एक निश्चित मान है, इसलिए ये अपरिमेय नहीं होगी। 8 क्या होगी? 8 का घनमूल जो है क्यूब रूट ऑफ 8, ये एक परिमेय संख्या कहलाती है। ये सारी की सारी संख्याएं कौन सी है? अपरिमेय। आगे भी ये बढ़ती जाएगी, मतलब वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है अपरिमेय होती है। इसी प्रकार वे संख्याएं जो पूर्ण घन नहीं है, जिसका घनमूल नहीं होता है, वो पूर्ण घन संख्या भी नहीं है। जिनका पूर्ण घन संख्या नहीं है वो भी क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। और जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन संख्याएं हैं वो सारी की सारी परिमेय संख्याओं के नाम से जानी जाती है। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अगली बात, अगर अपन एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को आपस में मिलाएं, जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी करें, तो उनसे प्राप्त होने वाली संख्या भी अपरिमेय संख्या ही कहलाती है। जैसे 2 + √3, 1 - √3, 2 √5, 3 √7, √7/2। इस प्रकार से किसी भी कोई भी संख्या को, हाँ, अगर दो समान संख्याएं हैं, √5 को √5 से गुणा करोगे तो परिमेय बढ़ जाएगी। मतलब अगर गुणा करो तो दोनों समान नहीं होनी चाहिए, या दो समान संख्याओं का अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को गुणा करोगे तो क्या आएगा? 5, या आप √5 में से √5 घटा दोगे तो भी क्या आएगा? 0। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जितने भी है वो सारी की सारी क्या आएगी? अपरिमेय। लेकिन ये √5 को √5 से गुणा करोगे 5 आएगा, 5 परिमेय हो जाएगा। √5 में से √5 घटा दिया 0 आएगा, 0 भी परिमेय हो जाएगा। ये वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा सारी की सारी कोई भी एक अपरिमेय और परिमेय संख्या का आपस में किसी भी प्रकार से संक्रिया करवाई जाए तो उससे अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तीसरा पॉइंट भी मेरे हिसाब से समझ में आ गया। पहला जो पूर्ण वर्ग नहीं है, दूसरा जो पूर्ण घन नहीं है, तीसरा जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का आपस में मिलान भी क्या है? अपरिमेय। इसके बाद है एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पाई, जिसके बारे में अपन शुरू में डिस्कशन कर चुके हैं। मेरे हिसाब से अब बताने की आवश्यकता नहीं है।
अपन कहते हैं पाई का मान होता है 22/7, लेकिन मैंने पहले भी बता दिया था पाई का मान 22/7 नहीं होता है। पाई का मान 3.14 और उसके आगे भी डॉट 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 अनंत तक लिखा होता है। और जिस किसी गणितीय इकाई का मान निश्चित नहीं होता वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। हाँ ये जरूर है, पाई का मान लगभग बराबर 22/7 होता है। 22/7 के अनुसार आप आंसर मत देते हैं, क्योंकि 22/7 ये P/Q के रूप में जिसको लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या। 22/7 तो परिमेय है, लेकिन पाई अपरिमेय है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, लगभग बराबर है। बराबर और लगभग बराबर में रात दिन का अंतर होता है। चलिए साहब, ये हो गया पाई। इसके अलावा 2 पॉइंट, एक तो समस्त लघुगणकीय फलन, ये सीधे सीधे रटने वाले 2 पॉइंट हैं। समझना चाहते हो तो आप समझ भी सकते हो। लघुगणकीय फलन का मतलब ये है जिनके साथ log लिखा हुआ होता है। जैसे log, इसके साथ मैंने कोई भी संख्या लिख दी x, तो ये सारी की सारी संख्या अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि इनका मान निश्चित नहीं होता। कई जगह बताया जाता है log 10 का मान 1 होता है, लेकिन फिक्स 1 नहीं होता है, लगभग बराबर 1 होता है। जिस प्रकार से पाई का मान लगभग बराबर 22/7 होता है, वैसे ही इनका मान भी लगभग पूर्णांक संख्या हो सकती है, फिक्स नहीं होती। तो ये जितनी भी लघुगणकीय फलन है वो सारे के सारे अपरिमेय संख्या होती है। इसी के साथ साथ त्रिकोणमितीय जो फलन है वो भी क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या को परिभाषित करते हैं। जैसे आपने लिख दिया sin A, cos B, tan C, ये सारी के सारे जो त्रिकोणमितीय फलन है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, आपने नाम सुना होगा। ये सारे के सारे त्रिकोणमितीय फलन भी अपरिमेय संख्याओं को संबोधित करते हैं, क्योंकि इनका मान भी निश्चित नहीं होता। sin 90 का मान 1 बताया जाता है, लेकिन फिक्स 1 नहीं होता है, लगभग बराबर 1 होता है। ये होती है सब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या देखते ही समझ में आ जाती है कि अपरिमेय संख्या है वह संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है, वह संख्या जो पूर्ण घन नहीं है। एक परिमेय और अपरिमेय संख्या को किसी भी प्रकार से मिलान करवाया जाए, जो मैंने बताई थी, उन कंडीशन को छोड़कर, तो फिर ये अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। पाई एक अपरिमेय संख्या है, 22/7 परिमेय संख्या है। समस्त लघुगणकीय फलन जिनके साथ log लिखा हुआ है वो भी अपरिमेय है। जो त्रिकोणमिति के फलन है वो भी सारे अपरिमेय संख्याओं को संबोधित करते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या 2 परिभाषाएं मैंने आपको बता दी, लेकिन दोनों ही परिभाषाओं से काम नहीं चलता। तीसरी परिभाषा भी अपने को समझनी पड़ेगी। पहली परिभाषा मैंने आपको बताई जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वो परिमेय संख्या कहलाती है। दूसरी मैंने आपको बताई जिनका मान निश्चित होता है वो भी परिमेय संख्या कहलाती है, लेकिन दोनों ही परिभाषाओं के माध्यम से अपन संपूर्ण आंकड़ों तक नहीं पहुंच सकते। परिमेय संख्या की सही और सटीक परिभाषा है वे संख्याएं जिनको या तो भिन्न संख्या के रूप में लिखा गया है या भिन्न संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। तीनों परिभाषाएं काम में लेनी पड़ती है, तीनों के माध्यम से सोचना पड़ता है। P/Q के रूप में अगर कोई लिखी गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट सीधी सीधी परिमेय संख्या है। जिसका मान निश्चित है वो भी नो डाउट परिमेय संख्या है। लेकिन फिर भी अगर यहां से भी सस्पेंस पैदा होता है तो आप तीसरी बात ये भी सोच सकते हैं कि या तो भिन्न संख्या के रूप में लिखी गई है और या भिन्न संख्या के रूप में लिखी जा सकती है, वे सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। आप इनमें से किसी भी संख्या को भिन्न संख्या के रूप में ना तो देख रहे हो और ना देख सकते हो, ये सारी अपरिमेय है। जो भिन्न के रूप में लिखी जा सकती है या लिखी गई है वे सारी की सारी संख्या परिमेय संख्या के नाम से जानी जाती है। अब अपने को अगर परिमेय संख्या पढ़नी है तो उससे पहले अपने को यह पढ़ना पड़ेगा कि भिन्न संख्या क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, एक भिन्न को दूसरी भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है। जब भिन्न अच्छी तरह से समझ लेंगे तो फिर यह भी समझ में आ जाएगा। भिन्न संख्या समझते अपना एक टॉपिक एक्स्ट्रा में पहले ही पूरा हो जाएगा, जो कि अपन आगे जाकर देखते हैं भिन्न और भिन्न के प्रकार। एक टॉपिक चलता है भिन्न संख्याओं का आरोही क्रम में लिखी है, भिन्न को अवरोही में लिखी है, इनमें से कौन सी भिन्न संख्या बड़ी है, कौन सी भिन्न संख्या छोटी है, वो एक टॉपिक छोटा सा आता है। वो टॉपिक यहीं अपना पूरा हो जाएगा, अलग से पढ़ने की अपने को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले अपने को भिन्न संख्या के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद अपन परिमेय संख्या पढ़ाएंगे। आज किन्हीं अपरिहार्य कारणों की वजह से मुझे जल्दी क्लास छोड़नी पड़ रही है, इसलिए आज के लिए मैं माफी चाहता हूँ। जो कुछ आपको आज दिया गया उसी से संतुष्ट होने की कोशिश करें।
कल आपकी क्लास कंटिन्यू हो जाएगी। कल अपन परिमेय संख्या के बारे में, उससे पहले भिन्न संख्या के बारे में पूरी विधिवत तरीके से बात करेंगे। कल कोशिश करेंगे आज की क्लास के जो टाइमिंग कम रही है उसको आगे वाली क्लास में कवर करने की। आज के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।